कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है ना। सोडियम, कैल्शियम, सल्फर और एल्यूमिनियम। अब बात आती है कि सर हमारे पास तो टोटल हम देखते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे 118 एलिमेंट है। क्या हमें टोटल 118 एलिमेंट याद करने पड़ेंगे ये कुछ बताने के लिए कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस देखो थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो जाता है तो आप 30 तक याद कर लो, मिनिमम आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए, और मतलब सिक्वेंस वाइज। इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ वहाँ से आपको नाम याद हो तो पर्याप्त मात्रा में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि आपको तुक्का लगाना है तो तुक्के के हिसाब से आप लगा देना कि मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे पास जो धातु होती हैं क्या है, एक हम देखते हैं धातु होती हैं, दूसरी हम देखते हैं अधातु होती हैं। ठीक है, हम मोस्टली किस अधिकांश की बात करेंगे, हम पूर्णतः सत्य तो मानेंगे नहीं, और वैसे भी तुक्का है तो पूर्णतः सत्य तो कभी होगा नहीं। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं 70 से 80% उम्मीद है कि हमारी ट्रिक काम कर जाएगी कहीं तक। तो हम क्या बोलते हैं कि धातु का जो नाम होता है ना, धातु का आप जो भी नाम देखोगे, धातु के नाम में आप देखोगे लास्ट में यम देखने को आपको मिलेगा, यम। ठीक है, IUM। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सोडियम, सोडियम IUM मिल रहा है, मतलब क्या हमारे पास एक प्रकार की धातु है, मेटल है। ठीक है, कैल्शियम IUM मतलब धातु है। एल्यूमिनियम IUM धातु है। पोटेशियम देखते हो, ठीक है, पोटेशियम में देखते हो यम देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, वैसे अगर आप देखो तो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, ग्रुप हमारे पास सेकंड के एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ से आप देखते हो यहाँ पे 2 एलिमेंट देख लिए, 2 ग्रुप देख लिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और डी ब्लॉक आता है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं पूरे के पूरे कैसे होते हैं, मेटल ही होते हैं, लेकिन वो संक्रमण मेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, पी ग्रुप आता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल ही पाए जाते हैं, नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, और मेटलॉइड। मतलब यहाँ पे जो पी ग्रुप है ना, जहाँ पे हमें 3 प्रकार की धातुएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अधिकांश केस में आप क्या देखोगे, यम अगर देखने को मिल रहा है मतलब हम बोल देंगे 70 से 80% उम्मीद है कि वो हमारे पास क्या होगा, मेटल ही होगा। ठीक है, अब अगर हम सल्फर की बात करें, यम देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे जो सल्फर है वो क्या हमारे पास एक प्रकार की अधातु है। ठीक है, अगर यहाँ बात क्लियर है तो हमसे नॉन मेटल पूछा था तो हम यहाँ पे सी आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कैसे जानते हैं कि कोई धातु होती है या फिर कोई अधातु, कैसे जानेंगे, इनकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं और बात करते हैं कि धातु हम कैसे बोलेंगे। तो बोलना हमारे पास धातु हम ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिनके जो अंतिम सेल है ना, यहाँ पे 4 से कम, जो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे पास धातु होते हैं। और 4 से अधिक देखने को मिलते हैं वो हमारे पास क्या होता है, अधातु होते हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इनसे 4 से कम होते हैं, मतलब सीधी बात ये है हमारे पास धातुओं के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को देने का गुण पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है धातु किसे बोलोगे, तो बोलना ऐसे पदार्थ या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन को देने का गुण रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी उनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको दान करने का गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेने का गुण रखते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और साथ में ये भी समझ लिया कि हम कैसे तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे तुक्का भी आपको लगाना है कि तुक्का कहाँ कहाँ सही बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पास में जैसे आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी ग्रुप फर्स्ट के लिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं समूह फर्स्ट के एलिमेंट जितने भी हैं, अगर इनके लिए आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी। ठीक है, हे ली ना, हेलिना ने की, हेलिना ने की रब से फरियाद, है ना। तो यहाँ पे हीलियम तो इसको हट, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। लीना मतलब Li से मतलब क्या होता है, लिथियम होता है। फिर लिथियम में भी बाद में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। सोडियम में भी बाद में क्या आ रहा है, यम आना है। रब, रूबिडियम, Rb क्या होता है, रूबिडियम, यहाँ पे भी यम आ रहा है। ठीक है, CS क्या होता है, CS मतलब सीजियम, यहाँ भी यम आ रहा है। तो मतलब मोस्टली जितनी भी आप देखोगे ना, यम देखने को मिल रहा है, मतलब 70 से 80% अगर यम देखने को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं वो धातु है। ठीक है, अब ज़्यादा ओवरलोड आपको लेना नहीं है और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच विल इंक्रीज pH, किससे pH बढ़ेगा। ठीक है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान कर चलो हमारे पास हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसका हमें जो pH है, अभी तो कुछ भी pH हो सकता है 7 pH हो सकता है 5 pH, कुछ भी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके pH को बढ़ाना है। ठीक है, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन है, इसे क्या करना है, हमें बढ़ाना है। अब बढ़ाना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं कि pH बढ़ जाएगा,
क्या हम उसमें एसिड को ऐड करेंगे, क्या हम उसमें बेस को ऐड करेंगे, क्या हम उसमें साल्ट को ऐड करेंगे, या हम उसमें वाटर को ऐड करेंगे। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, पीएच बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए पीएच स्केल के बारे में, है ना। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है ना। बीच में होता है हमारे पास में 7। अब यहाँ पे हमारे पास पीएच में वैल्यू कुछ भी हो, हमें वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं है, हमें केवल यहाँ पे ये देखना है कि पीएच को बढ़ाना है। पीएच बढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम पीएच बढ़ने की बात कर रहे हैं, मान कर चलो पहले हमारे पास 5 था पीएच और बाद में हमारे पास 7 हो गया। ठीक है, हो सकता है कि पहले हमारे पास 5 था बाद में 9 हो गया, तो यहाँ से इसे बोल सकते हैं ना कि पीएच बढ़ रहा है। पहले हमारे पास पीएच की वैल्यू 5 थी, बाद में 9 हो गई, या फिर 10 हो गई, या फिर 7 हो गई, मतलब पहले के मुकाबले अब पीएच का हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट छोटा से कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हो, तुक्का लगा सकते हो कि पहले 5 था अब 9 हो गया है, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएच बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं कि 5 अगर पहले था मतलब क्या है 7 से कम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास इसकी प्रकृति कैसी थी, अम्लीय थी, और बाद में क्या होगा ज़्यादा हुआ है, 9 ज़्यादा होंगे, मतलब बाद में क्या होगा क्षारीय प्रकृति हुई। तो क्षारीय प्रकृति कब हो सकती है, जब हमको उसमें क्षार मिलाएंगे। अगर हम वहाँ पे एसिड मिलाते तो और ज़्यादा वो नीचे गिरता जाता है ना। हमें अगर पीएच को बढ़ाना है तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बेस को मिला रहे होंगे, क्षार को मिला रहे होंगे। अगर हमें पीएच को घटाना होता तो हम वहाँ पे क्या मिलाते, एसिड मिलाते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही बात याद रखना है कि हमें अगर पीएच को बढ़ाना है, क्या करना है, हमें अगर पीएच को बढ़ाना है तो हम सॉल्यूशन में क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे। और अगर हमें किसी सॉल्यूशन का पीएच घटाना है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, उसमें हम अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सदिश है। ठीक है, आपने 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं, क्वांटिटी हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक हमारे पास में होती है सदिश राशियाँ और एक होती है हमारे पास में अदिश राशियाँ। अब बात आती है कि सर सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो सदिश राशि मतलब सादिश, सा से याद रखना साथ में, है ना, साथ से याद क्या रखोगे, साथ में क्या है, साथ में तो वो दिशा से याद रखना, दिशा। साथ में क्या है, हम दिशा बता रहे हैं। ठीक है, आ से मतलब अनदेखा करना, दिश से मतलब दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केवल याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बस मैं आपको सबसे रिलेट करना सिखा रहा हूँ ताकि आप आंसर अच्छे से बता सको। ठीक है, तो आ से क्या याद रखोगे, अनदेखा कर रहा है कोई हमें। ठीक है, तो अनदेखा करना आ से याद रखना, और दिशा मतलब हमें दिशा को अनदेखा करना है। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे जब हम किसी दिशा को अनदेखा कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि है वो। अगर हम दिशा देख के चलते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, सदिश राशि होती है। अब देखो परिणाम तो दोनों में ही देखने को मिलेगा, चाहे हम सदिश की बात करें चाहे अदिश की बात करें। ठीक है, परिणाम दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कौन यहाँ पे सदिश है, हमसे पहले वर्क के बारे में बताया गया है, मतलब कार्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, फिर हमसे ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, फिर हमारे पास वेलोसिटी वेग के बारे में पूछा गया है, और लास्ट में पावर मतलब शक्ति के बारे में पूछा गया है। अब एक एक करके देख लेते हैं कहाँ में दिशा की जरूरत होती है, कहाँ पे नहीं होती है। अब जैसे शक्ति की बात कर रहे हैं, अब शक्ति के बारे में हमने क्या बताया था आपको, एग्जाम्पल मैंने बताया था कि शक्ति को आप कैसे याद कर सकते हो, शक्ति जिसके पास जितनी पावर होती है ना वो जिम में जाकर उतना ज़्यादा वेट उठा सकता है। और मैंने इसकी आपको बताया भी था कि इसकी हमारे पास में अगर यूनिट की बात करते हैं तो वाट होती है। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब हम किसी वेट को उठाते हैं तो क्या आप ये देखते हो कि सर वेट हम ऊपर की दिशा में उठा रहे हैं, नीचे की दिशा में उठा रहा है, ठीक है, एक हाथ से उठा रहा है, ठीक है, दाएं उठा रहा है, बाएं उठा रहा है, नहीं देखते ना। तो मतलब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे शक्ति में हम पावर नहीं देखते, शक्ति में केवल देखते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे दिशा नहीं देख रहे हैं मतलब एक प्रकार की अदिश राशि हुई। ठीक है, ऊर्जा की बात करते हैं तो वही यहाँ पर भी हम ये नहीं देखते हैं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, यहाँ पे केवल हम देखते हैं काम किया या नहीं किया। मतलब क्या है, हमारे पास जो ऊर्जा है ये भी एक प्रकार क्या है, अदिश राशि है। कार्य की अगर हम बात करते हैं तो कार्य क्या है, सदिश है अदिश है, तो बोला कार्य है ना, कार्य भी हम केवल देखते हैं हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये तो नहीं देखते हैं कि हम किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो कार्य भी हमारे पास क्या है, अदिश राशि है। वहीं हम वेग की बात करते हैं तो वेग क्या होता है, सर वेग होता है कि हम विस्थापन कितना कर रहे हैं। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आप देखते हो कि आप दाएं दिशा में जा रहे हो, बाएं में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, है ना। तो वेग और विस्थापन, वेग की बात करते हैं, विस्थापन बटे समय होता है, वेग वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, अगर वेग सदिश राशि है इसका मतलब, सॉरी विस्थापन सदिश राशि है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, ये भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिक बता दी। अब केवल मैं आपको एक
आपको केवल शब्द देखना है। मैं शब्द से ट्रिक बताऊंगा कि आप केवल शब्द देखोगे और आंसर लगा दोगे कौन सी सदिश है और कौन सी आदेश है। सर कौन से शब्द होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि सदिश होंगे या फिर आदेश होंगे? तो बस आपको 2 ही शब्द याद रखने हैं यहाँ पे। कौन कौन से शब्द? एक वा होता है, एक बा होता है। ठीक है, तो आपको एक वा देखना है और एक देखना है बा। आपको ये 2 शब्द देखने हैं। हमारे पास जो भी राशियां होती हैं उनमें 2 शब्द देखना है। कुछ अपवाद भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं, हमेशा बोला है, जितनी भी हम ट्रिक लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, ये 70 से 80% उम्मीद होती है कि ये सही निकलेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि 10 से 20% ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहाँ पे ये अपवाद हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी शब्द में देख रहे हैं वा या फिर वा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सदिश राशि हम बोल सकते हैं सदिश होगी। जैसे हम बेग की बात करते हैं तो बेग में हम क्या देख रहे हैं? वा देख रहे हैं। ठीक है, हम विस्थापन की बात कर रहे हैं तो विस्थापन में क्या देख रहे हैं? वा देख रहे हैं। ठीक है, हम आवेग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वा देख रहे हैं, ये भी सदिश राशि है। हम संवेग की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं वा देख रहे हैं, मतलब ये भी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, कुछ हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे हैं, बात देखने के बाद भी हम अदिश में कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं विद्युत धारा की, ठीक है, ये अदिश राशि आती है। हम बात करते हैं द्रव्यमान की, अदिश राशि आती है। ठीक है, तो कम जो है उन पर ध्यान मत दो। अब ज़्यादा कहाँ से आंसर आ रहा है उन पे आप ध्यान दो। इनको तो आप रट ही लोगे। जैसे विद्युत धारा है, द्रव्यमान है, तो इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा कि ये दोनों अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। और आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में जल कौन अवशोषित करता है? लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर। अब देखो, अवशोषण की बात कर रहे हैं कि अवशोषण कौन करता है। ठीक है, मतलब पहले नीचे लाने का काम कर रहा होगा। पत्तियां क्या करती हैं? बोला पत्तियां तो खाना बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। स्टेम क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो रूट, रूट का मतलब क्या? हमारे पास जड़ों की बात कर रहे हैं और जड़ें ही तो क्या काम करती हैं? मेन काम होता है। ठीक है, तो बच्चा भी बता सकता है, तो यहाँ पे कोई ट्रिक की, लॉजिक की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और बात याद रख लेना। जल की बात तो हो गई कि हमारे पास जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? जल को अवशोषित करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात पूछी जाती है कि जड़ों ने तो अवशोषित कर लिया, लेकिन जड़ों से पत्तियों तक कौन लाने का काम करता है? तो बोलना हमारे पास एक ऊतक होता है। ऊतक का नाम क्या होता है? तो बोलना जाइलम। क्या होता है? हमारे पास जाइलम ऊतक होता है। और ये जाइलम ऊतक काम क्या करता है? ये जल के परिवहन का काम करता है। ठीक है, जे से याद रखना जाइलम और जे से याद रखना जल। तो जल के परिवहन का काम कौन करता है? बोलना जाइलम ऊतक करता है। अब याद रखना है हमारे पास जाइलम में क्या होता है? 4-5 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। हालांकि आपको इनका नाम याद नहीं रखना है, बस याद रखना यहाँ पे हमारे पास जो जाइलम है ना, यहाँ पे अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हमारे पास में मृत देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अधिकांश कोशिकाएं कैसी देखने को मिलती हैं? मृत देखने को मिलती हैं। ठीक है, केवल इतनी बात याद रखो। अब बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले एक और याद रखो, एक और ऊतक होता है हमारे पास में पेड़ पौधों में, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? तो बोलना है जैसे जल का परिवहन कौन कर रहा था? जाइलम कर रहा है, वैसे ही फ्लोएम क्या करता है? फूड। ठीक है, तो यहाँ भोजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। एफ फॉर फूड होता है, एफ फॉर फ्लोएम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? CO2, O2, N2 और H2O। सर श्वसन क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है हमने जो भोजन ग्रहण किया है, हमारे पास जो ग्लूकोज है उनको हमें तोड़ना है और उनसे क्या प्राप्त करनी है? एनर्जी प्राप्त करनी है। चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे किसी अन्य जीव की बात करें, सभी के पास क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रक्रिया होती है, श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो आप बोलना श्वसन में हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन। अब याद रखना कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन के बारे में याद रखना, रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? एक प्रकार की कंबंशन रिएक्शन है, मतलब दहन अभिक्रिया है। क्या है हमारे पास में? दहन अभिक्रिया है। श्वसन क्या है हमारे पास? एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमारे पास जितनी भी दहन अभिक्रिया होती है, चाहे हम किसी गैस को जला रहे हों, चाहे हम किसी मोमबत्ती को जला रहे हूँ, ठीक है, किसी माचिस को जला रहे हूँ, किसी कचड़े को जला रहे हूँ, मतलब जितनी भी हमारे पास दहन अभिक्रिया होती हैं, जहाँ पे हम किसी पदार्थ को जला रहे होते हैं, तो हमेशा किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वो क्या होती है? ऑक्सीजन। चाहे हम अपने शरीर की बात करें, चाहे हम बाहर की बात करें, अगर कहीं पे भी दहन हो रहा होगा, कहीं पे भी क्या होगा? फ्लेम निकल रही होगी, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, दहन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? ठीक है, सोलर, विंड, कोल और हाइड्रो। देखो, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो कभी भी समाप्त ना हो, हम कितना भी उपयोग करते रहे। ठीक है, और अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो ज़्यादा उपयोग करेंगे तो
सीमित संसाधन है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे हम देखते हैं सोलर की बात करते हैं, सूर्य तो हम कितना भी उपयोग करें खत्म नहीं होने वाला, मतलब ये क्या हमारे पास नवीकरणीय है। विंड, वायु का हम कितना भी उपयोग करें नहीं खत्म होगी, ये भी हमारे पास क्या है, नवीकरणीय है। हाइड्रो, कितना भी उपयोग करें, हाइड्रो क्या है, हम पानी की बात करें, पानी का भी कितना भी उपयोग करें ये भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोल, जो हम कोयला की बात करते हैं, कोयला का हम जितना उपयोग करेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और इसका शॉर्टेज आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास अनवीकरणीय संसाधन है। नहीं पूछा था, नहीं का भाई नहीं होता है, और यहाँ पे तीसरा आंसर आपके पास सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है बोर, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, जहाँ पे आपने दो नाम तो हमने बता दिए थे ईंट नाच से, है ना। तो ईंट नाच से हमने आपको 2 ट्रिक बताई थी, कौन कौन सी बताई थी। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, टी फॉर होता है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन भाई साहब ने की थी। एन फॉर क्या होता है, एन फॉर हमने क्या बताया था आपको, एन फॉर बताया था न्यूट्रॉन, एन फॉर क्या बताया था, न्यूट्रॉन बताया था। सी एच मतलब चैडविक, है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। न्यूटन हमसे पूछा तो हम बोलेंगे चैडविक ने यहाँ पे न्यूटन की खोज की थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, बोलना यहाँ नाभिक की खोज की थी, ठीक है। बोल न किया जाता आधुनिक हमारे पास जो परमाणु की संरचना है उसके लिए मॉडल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने किसकी बात की थी, ट्रिक की बात की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, प्लेन होगा, सिलेंड्रिकल होगा। अब यहाँ पे ट्रिक याद रखो सबसे पहले, ठीक है। ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है एम पर होता है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया घर आया, ठीक है, मायोपिया ना, मायोपिया से याद रखना माइनस, ठीक है। जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो मायोपिया से याद रखना माइनस, कि हम जब भी मायोपिया हमारे पास बीमारी होती है, मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में होता है, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और हमेशा जितने भी दोष होते हैं, जैसे हम निकट दृष्टि दोष की बोल रहे हैं, दूर दृष्टि दोष, ये हमेशा शब्द को उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है हम पास का देख पा रहे हैं लेकिन दूर का नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैसे सुधारेंगे, तो वही सुधारने के लिए हम किसी प्रकार के माइनस लेंस का उपयोग करेंगे। अब बोलते हैं सर ये माइनस लेंस कौन सा होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस लेंस, माइनस लेंस कौन सा होता है, अवतल होता है, और अवतल को हम बोलते हैं कनकेव, ठीक है। तो बी यहाँ से आप डायरेक्ट करना है यार, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे होता क्या है इसमें, ज़रा ये भी और बता दीजिए। तो देखो हमारे पास क्या होती है, ये आँख है, ठीक है। आँख में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ये आँख है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या लेंस है, यहाँ पे कॉर्निया है। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी निकट दृष्टि दोष होता है कि यहाँ पे कोई वस्तु होगी ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। इस वजह से हमें वस्तु धुंधली दिखती है। अब हमें इसे करेक्शन करना है तो कौन सा, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ये क्या करता है, जो प्रकाश की किरण है उनको फैलाने का काम करता है। अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, ये फैला देगा और हमारे पास जो पहले बन रहा था प्रतिबिंब, ये बाहर कहाँ, रेटिना पे जाके बनेगा, ठीक है, जिससे हमें प्रतिबिंब साफ दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना मायोपिया का करेक्शन हम माइनस लेंस से करते हैं, और माइनस लेंस कौन सा होता है, कनकेव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर एटम, ठीक है। देखो अगर हम पदार्थ की बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम है। लेकिन हम जीवन की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे पास में, सेल है। अब सेल के बारे में भी याद रखो, सबसे हम सेल हमारे पास क्या है, लाइफ की सबसे छोटी इकाई, इसे हम बोलते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हमारे पास जब कई सेल मिलते हैं जो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी संरचना होती है, तो ये सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बोल रहे जो सेल होते हैं ये मिलकर निर्माण करते हैं टिश्यू का, जिसे हम बोलते हैं ऊतक। कई एक जैसे ऊतक जो काम कर रहे होते हैं, ये सभी ऊतक मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, बोलना ये करते हैं निर्माण ऑर्गन का, ठीक है। कई ऑर्गन होते हैं ये साथ में मिलते हैं, तो हमारे पास किसका निर्माण करते हैं, तो बोलना ये करते हैं ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का। और हमारे पास कई ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं और फिर एक साथ काम करते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, एक हमारे पास में बॉडी का, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन चालक है, हु इज कंडक्टर। वुड, लकड़ी की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक, कॉपर,
या रबड़। देखो गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, तो बोलना कंडक्टर ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो अपने में से क्या है, ऊष्मा को, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत को पास हो जाने दें, ठीक है। तो क्या बोलना, कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को या फिर ऊष्मा को पास हो जाने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, चालक कहते हैं, ठीक है। अब देखो कंडक्टर की विशेषता ये है कि हमारे पास जितने भी हम धातु देखते हैं, मेटल देखते हैं, ये क्या होते हैं, सभी के सभी धातु होती हैं, मेटल होती हैं, इनके पास क्या पाए जाते हैं, बोला इनके पास पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मेटल होंगे ये गुड कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। वुड मेटल है, नहीं है। प्लास्टिक मेटल है, नहीं है। रबड़ मेटल है, नहीं है। कॉपर मेटल है, बिल्कुल। इसी वजह से हमारे पास जो कॉपर होगा ये गुड कंडक्टर की श्रेणी में आता है। अब आता है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, तो बोलना सबसे अच्छा कंडक्टर हमारे पास में सिल्वर होता है, Ag, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो आगे है क्वेश्चन की पित्त